नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। देश में नए राष्ट्रपति के चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। संयुक्त विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा साहब को उम्मीदवार बनाया गया। यशवंत सिन्हा साहब की लंबी राजनीतिक और सार्वजनिक पारी रही है। उनका नाम ऐसा है जो देश में हर इलाके में, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण तरीके से लिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव की गणित बहुत महत्वपूर्ण होती है। सिन्हा साहब इस समय पूरे देश के दौरे पर रहे हैं, अपनी बात देश के लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं सिन्हा साहब। आपका बहुत स्वागत है और बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए। अभी आप एक पहला चरण एक तरह से दौरा करके आए हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं जिन प्रदेशों में भी होकर आया हूँ वहाँ तो मैं भारी बहुमत के साथ जीत रहा हूँ। मैं केरल गया, वहीं से मैंने शुरुआत की। 27 जून को मैंने नामांकन दाखिल किया था। 28 को दोपहर को हम निकल गए त्रिवेंद्रम के लिए, और वहाँ जाकर मैंने त्रिवेंद्रम के लोगों को ये कहा कि दिल्ली से सबसे ज़्यादा दूर त्रिवेंद्रम है, लेकिन आप चूँकि मेरे दिल के नज़दीक हो इसलिए मैं सबसे पहले आपके बीच में आया हूँ। केरल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ हमको 100% वोट मिलेगा। वहाँ हमारे दूसरे उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं मिलने जा रहा है। उसके बाद मैं तमिलनाडु गया। आप जानते हैं वहाँ पर डीएमके शासन में है, वहाँ भी बहुमत हमको प्राप्त होगा। उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ गया, वहाँ कांग्रेस शासन में है, वहाँ पर भी भारी बहुमत हमारे पक्ष में रहेगा। उसके बाद मैं तेलंगाना गया, वहाँ पर भी तेलंगाना में उन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया, वहाँ पर भी हमारे पक्ष में सब कुछ रहेगा। तो जिन प्रदेशों से मैं घूम कर आया हूँ, 6 प्रदेश, उन प्रदेशों में तो हमको भारी बहुमत मिल रहा है। लेकिन उसके अलावा देश बड़ा है, देश में और भी प्रदेश हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है। तो वहाँ जो पर 24 राज्य करीब बचे हैं, उसमें से 16, 17, 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी तो इसीलिए मेरा प्रयास ये होगा कि मैं उन राज्यों में जाऊं और जितने वोटर्स हैं सबसे मैं आग्रह करूं हमारे पक्ष में वोट देने का। नतीजा जो होगा सो होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। राष्ट्रपति चुनाव की इस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? वोटों की गणित पर हम बात करेंगे, क्योंकि वोटों की गणित जिस तरह से चलती है, वोट वैल्यू और सरकारें, विधायक, एमएलए, लेकिन इस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं, यशवंत सिन्हा वर्सेस एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को? देखिए, 2-3 बातें मैं कहूँगा आपसे। नंबर 1 कि जब द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा नहीं हुई थी, उस समय विपक्ष की पार्टियों ने मुझको अप्रोच किया, मुझसे कहा कि क्या मैं उनका सम्मिलित उम्मीदवार हो सकता हूं, और मैंने उसको स्वीकार कर लिया। बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ कि मैंने क्यों स्वीकार किया। मैंने स्वीकार इसलिए किया कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा था अधिकांश अकेले, जी, उस लड़ाई की ही एक ये कड़ी है उस श्रृंखला में, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना। तो इसलिए बिना इस बात की परवाह किए कि नंबर्स हमारे पक्ष में हैं नहीं हैं, मैंने इस बात को स्वीकार किया और आज उम्मीदवार हूँ। नंबर 2, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है? एमएलएज और एमपीज डालते हैं। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ये है कि इसमें कोई व्हिप जारी नहीं होगा और सीक्रेट बैलेट होगा। क्यों ये प्रावधान किया गया है? आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। इसलिए किया गया है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो इस इलेक्शन में वोट डालेंगे, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपना वोट डालें। नहीं तो शायद संविधान का प्रावधान ये होता है विप के हिसाब से वोट नहीं, विप के हिसाब से होता है, या ये हो जाता है कि भाई राजनीतिक दलों के लोगों से बात कर लो और वो जिसके कहें उसको बोल दो कि ये राष्ट्रपति चुन लिया गया। ऐसा प्रावधान नहीं है। तो इसलिए हम जब बात कर रहे हैं कि संख्या बल हमारे पक्ष में नहीं दिख रहा है आज के दिन, वो इस आधार पर कह रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दल उधर हैं, इधर नहीं हैं, और उनके उधर होने से संख्या बल उधर दिखता है। लेकिन मैं इसमें चुनाव में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि ये बदल भी सकता है। मेरी तरफ से पूरा प्रयास होगा कि ये बदले। और आपने पूछा
मेरे सामने जो उम्मीदवार खड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूरा प्रयास इस बात का है कि उनकी जो पहचान है, उनकी जो आइडेंटिटी है, उसी को मुद्दा बनाओ। जी, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट एट ऑल। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वो किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं, मैं किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता हूँ। ये मतलब आप कह रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है। बिल्कुल आइडेंटिटी की लड़ाई नहीं है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। तो सर, जितने समय द्रौपदी जी तो अब कैंडिडेट बनी हैं, उससे पहले वो गवर्नर रही झारखंड की, आपके इलाके की हैं, तो आप उनको ज़्यादा जानते हैं। आप खुद लंबे समय तक उस विचारधारा जिसके खिलाफ आज आप खड़े दिख रहे हैं, उसके साथ रहे हैं, उस सरकार में रहे हैं, उस पार्टी के विदेश मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री, और एक लंबा सफ़र आपने किया। तो ये विचारधारा में बदलाव या दो विचारधारा, दोनों एक ही विचारधारा के लोग आज दो अलग अलग पोल पे खड़े दिख रहे हैं, ऐसा है? एक प्रत्यक्ष दृष्टया ऐसा नज़र आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल इस बात को जोर दे के कहूँगा कि अटल जी और आडवाणी जी की जो भारतीय जनता पार्टी थी, जिसका मैं सदस्य था और जिसकी सरकार में मैं 6 साल मंत्री रहा, वो भारतीय जनता पार्टी आज नहीं है। ताकतवर हिस्सेदारी आपकी रही है, मैंने देखा है। हाँ, तो केवल वो भारतीय जनता पार्टी आज नहीं है। आज की भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग ढंग की पार्टी है। इसलिए दो नाम एक ही है, लेकिन विचारधारा बदल गई है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आडवाणी जी पार्टी के अध्यक्ष थे, 11 अशोका रोड में पार्टी का हेडक्वार्टर्स था। उस समय राष्ट्रीय कार्य समिति के जो सदस्य दिल्ली में होते थे, वो 11 बजे निश्चित रूप से आडवाणी जी के कमरे में बैठते थे। आकर 1 आध घंटे बातचीत होती थी। बातचीत में तय होता था कि आज का मुद्दा क्या है, उस पर पार्टी की क्या राय होनी चाहिए। और मान लीजिए कि मैं प्रवक्ता हूँ या जो भी प्रवक्ता है, उस समय फौज नहीं होती थी प्रवक्ताओं की, 1 या 2 लोग प्रवक्ता होते थे, तो वो प्रवक्ता जाके वो बोलता था। जी, ठीक है ना। आज क्या ऐसा होता है? आज की भारतीय जनता पार्टी में क्या ये विचार विमर्श होता है? नहीं होता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आज की भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी जो कहता है वही चलता है, और ये आंतरिक प्रजातंत्र जो भारतीय जनता पार्टी में था वो समाप्त हो गया। मैं अनेक उदाहरण उस कार्यकाल का दे सकता हूँ जबकि किसी भी फोरम में बात उठाने पर उस बात को महत्व दिया जाता था और फैसला बदल दिया जाता था अगर बात में दम होता था। आज तो कोई बात उठाने की स्थिति में नहीं है। आज तो सारा संवाद एक तरफा है, तो किसी को कुछ कहने का मौका कहाँ मिलता है। तो पार्टी क्या वही है? नहीं, अलग होगी पार्टी। सर, कल मैं एक लिटरेचर प्रोग्राम में था, उसमें चर्चा हो रही थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर। उसमें कहा गया कि ये सब लोग जो है प्रोपेगेंडा करते हैं। पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी को हार्ड फेस कहते थे, हार्ड कोर हिंदू कहते थे। फिर जब नरेंद्र मोदी आए तो आपने कहा कि वो तो सॉफ्ट हिंदुत्व वाले लोग हैं आडवाणी जी तो, लेकिन नरेंद्र मोदी हार्ड फेस है। फिर जब नरेंद्र मोदी का पीक हो गया तो उनके साथ लड़ने के लिए, लड़ाई के लिए आपने, जब आप उनसे नहीं लड़ पाए तो आपने कहा वो तो अब थोड़े सॉफ्ट हो गए क्योंकि वो सबके विकास, सबके साथ की बात कर रहे हैं। अब योगी जी हार्ड कोर फेस हो गए। तो आप ऐसा कोई बदलाव देख रहे हैं या कुछ हुआ? और जैसे इस समय जो पॉलिटिक्स भी हो रही है, हेट पॉलिटिक्स की चर्चा हुई, बहुत सारे बयानों की चर्चा हुई, क्या इस सब का भी आप इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं तो इतना कहूँगा कि अक्सर मीडिया जो है वो नाम दे देती है, वो एक पद या पदवी दे देती है और वो ब्रांड करती है, ब्रांड कर देती है, उसके बाद वही बन जाता है। आडवाणी जी के बारे में इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि उनके विचार बदले, विचारधारा बदली कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन विचार बदले थे। और वही आडवाणी जी पाकिस्तान गए और उन्होंने जिन्ना को कहा ना कि बहुत ही धर्मनिरपेक्ष थे, जिन्ना बहुत सेक्युलर थे, जिसको लेकर देश में उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा। हाँ, तो देश में बहुत विवाद हुआ उसको लेकर। तो विचार जो है, विचार एक क्या जिसको कहते हैं अविरल धारा है और विचार बदलने भी चाहिए। वो आपको याद है ना, चर्चिल ने कहा था कि कंसिस्टेंसी इज़ द क्वालिटी ऑफ एन एस। कि एक और किसी बड़े आदमी ने कहा कि मैं अपना विचार बदलता हूँ जब परिस्थितियाँ, फैक्ट्स बदल जाती हैं।
और दूसरे से पूछा आप क्या करते हैं, फैक्ट्स बदल गए, तो आप उसी विचार पर कायम हैं। तो विचार बदलने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर फैक्ट्स बदले हैं तब वो जस्टिफाइड है, फैक्ट्स नहीं बदले हैं तो नहीं जस्टिफाइड है। तो आप कह रहे हैं कि फैक्ट्स नहीं बदले, विचार बदले हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आज के दिन फैक्ट्स बदल गए। आपने मुझसे पूछा ना कि मैं बहुत दिनों पार्टी तक, की राय में हाँ, मैं बहुत दिनों तक उस पार्टी में रहा, तो आपने कहा कि फैक्ट्स बदल गए, इसलिए ये विचार बदले। हाँ। सर, यदि वोट बैंक के लिए आपने कहा कि कुछ पार्टियां हैं जो इधर हैं या उस साइड हैं जो आपके साथ आ सकती हैं, जैसे अंतरात्मा की आवाज़ या कॉन्शियस वोट की बात की, लेकिन अभी जो दिख रहा है आज का राजनीतिक माहौल है उसमें जो हम लोग समझ रहे थे, हम लोग मतलब जो देश समझ रहा था कि खासतौर से जो एनडीए के साथ पार्टी नहीं है, मैं उसको किसी यूपीए कांग्रेस के साथ नहीं कह रहा, जो पार्टीज एनडीए के साथ नहीं है वो आपके साथ आ सकती है। क्योंकि यदि उस वोट को देखूं मैं तो वो 48 वर्सेस 52 या 49 वर्सेस 51 था। तो मतलब वैसे देखा जाए तो ये लड़ाई इतनी मुश्किल लड़ाई नहीं थी। लेकिन अभी पहले कदम पर क्या हुआ कि जो लोग इस साइड खड़े थे वो कूदकर उधर चले गए। काफ़ी लोग, कोई इधर खड़ा नहीं था। जो कूदकर, जिसकी आप बात कर रहे हैं, कूदकर उधर चले गए, वो उधर ही थे। उनके खिलाफ तो खड़े थे, दिखाई दे रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं खड़े थे, बिल्कुल ही नहीं खड़े थे, वो उधर ही थे। और उधर इसलिए थे कि ईडी फीडी उधर है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो अब जो अक्यूज नंबर 1, अक्यूज नंबर 2, अगर कोई बाप बेटा है तो वो जाएगा सरकार के खिलाफ। मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ, पता नहीं आप लोगों को क्यों आश्चर्य हो रहा है। तो अभी आपको लग रहा है कि जो लोग आज की तारीख में आपके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, मतलब यूपीए के साथ दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने साइन किए हैं, अब कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव नहीं होगा? आपकी उम्मीद यह है कि उधर से कुछ लोग इधर आ जाएं यशवंत सिन्हा के नहीं, व्यक्तित्व को मैं जो संविधान का प्रावधान है उसी पर जा रहा हूँ। संविधान का प्रावधान है कोई विप नहीं होगा और सीक्रेट बैलेट होगा। एक बात बहुत चर्चा में हुई कि सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि राष्ट्रपति जैसे पद पे सर्वानुमति बनाई जाए, कंसेंसस बनाई जाए। केवल सरकार की जिम्मेदारी आप मानते हैं? क्या विपक्ष को भी सरकार के साथ बैठकर इस पर काम करना चाहिए था कि नहीं हम लोग एक सर्वानुमति उम्मीदवार बनाए, भले वो यशवंत सिन्हा हो, द्रौपदी मुर्मू हो या कोई और? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि राष्ट्रपति के पद की गरिमा को देखते हुए एक राय बनानी चाहिए थी। लेकिन आप जानते हैं कि ये जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं थी, ये जिम्मेदारी सरकारी पक्ष की थी। और सरकारी पक्ष को पता था कि विपक्षी दल कब और कहाँ मिलने जा रहे हैं। अचानक तो वो मीटिंग नहीं हो गई जो ममता बनर्जी ने बुलाई थी या बाद में शरद पवार ने जो बुलाई। तो गंभीर प्रयास जो करना चाहिए था सर्वानुमति बनाने का, वो सरकार की तरफ से प्रयास होना चाहिए था। विपक्षी दल सरकार के दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक नहीं देंगे कि मैं आ गया हूँ, हमसे बात करो और एक कोशिश की जाए कंसेंसस की। नहीं, ये जिम्मेदारी सरकार की थी और मैं 100% सहमत हूँ कि सरकार ने इस जिम्मेदारी को निभाना था, नहीं निभाया। लेकिन कहा गया कि राजनाथ सिंह जी, कुछ और लोग, खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को ये जिम्मेदारी दी गई कि विपक्ष के नेताओं से बात करें, प्रधानमंत्री भी सब लोगों से बात करें, और विपक्ष के कई नेताओं से बात हुई, ऐसा नहीं है? देखिए, कल मैं बेंगलोर में था और कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं, प्रतिपक्ष के नेता राज्यसभा में खड़गे जी, वो भी थे। उन्होंने कल एमएलएज एमपीज़ के बीच में अपनी जो बात रखी, उसमें उन्होंने विस्तार से इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा मेरे पास राजनाथ सिंह का फ़ोन आया था, मेरे पास नड्डा जी का फ़ोन आया था, और उन्होंने कहा कि एक राय होनी चाहिए। इन्होंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए, आप नाम बताओ किसके बारे में सोच रहे हो। तो उन्होंने नाम नहीं बताया। और आप इस तथ्य को भी जानते हैं कि विपक्ष ने पहले मेरे नाम की घोषणा की, तब सरकार ने अपने नाम की घोषणा की। क्यों सरकार परहेज़ कर रही थी? क्यों सरकार द्रौपदी मुर्मू जी का नाम पहले लेकर नहीं आई और विपक्ष को क्यों नहीं कहा कि भाई इस नाम पर सहमति बनाओ? नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार ने कहा, अपनी तरफ से एक्सरसाइज की कि एक राय बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नाम के बिना तो ये कोई मतलब नहीं रखता है ना, नाम के बगैर। अब वही सिर्फ एक या दो नेताओं से बात कर लेना, उनको सारे विपक्ष से बात करनी चाहिए थी और नाम बताना चाहिए था कि भाई हमारे मन में ये नाम है, इस नाम पर सहमति बने, फिर चर्चा होती, इस नाम पर बने। किसी और नाम पर बने, फिर बात होती
प्रेसिडेंट के पोस्ट की, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट की, जी, ये सारी दोनों बातें को मिला के सारी बातें चर्चा में आती ना, अब कोई ना कोई रास्ता निकलता। लेकिन मैं कह रहा हूँ जोर दे के, विजय जी, सरकार की मंशा नहीं थी, उन्होंने केवल एक औपचारिकता निभाई ताकि लोग कह सकें कि राजनाथ सिंह ने बात किया, नड्डा जी ने बात किया। सरकार की मंशा बराबर से थी विपक्ष को नीचा दिखाने की कि तुम अपना उम्मीदवार खड़ा कर लेकिन रहे हो। सरकार का क्या फायदा? सरकार का फायदा तो एक सर्वानुमति राष्ट्रपति बनते तो सरकार के लिए बेहतर होता। सरकार खाली केवल इसलिए कि सर्वानुमति से राष्ट्रपति बन जाए, ये अपने आप में नाकाफ़ी है। सर्वानुमति जो है वो एक पॉलिसी होती है जो कि केवल राष्ट्रपति चुनाव तक नहीं है, केवल आगे तक चलेगा। पूरा पार्लियामेंट सर्वानुमति कंसेंसस के आधार पर काम करता है। विपक्ष से बातचीत होती है कई मुद्दों पर, बहुत सारे कानून संसदीय हैं। काम में बहुत सारी चीज़ों पर होता है ना। बनती है। हाँ। एक आपसी समझ बनती है ये सारा। तब तो वो तो नहीं किया गया। इस सरकार इसमें विश्वास ही नहीं करती है। मेरी शिकायत ये है कि आप पार्लियामेंट का फंक्शनिंग देख लीजिए या किसी और दिशा में कोई फंक्शनिंग देख लीजिए, सरकार कंसेंसस बनाने में विश्वास ही नहीं करती है। नहीं सर, आपने कहा कि उन्होंने एक राय के लिए फ़ोन किया लेकिन नाम नहीं बताया, ये फैक्ट है, इसमें तो कोई डिबेट नहीं है। लेकिन आपने कहा कि मेरी लड़ाई द्रौपदी मुर्मू या कैंडिडेट से नहीं है, विचारधारा से है। तो फिर नाम कोई भी होता, विचारधारा तो वही रहती, फिर क्या कैसे बनाते आप सर्वानुमति? नहीं बन सकता था, उसके बाद भी बन सकता था, क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते जिसको कि विपक्ष भी स्वीकार करता। आफ्टर ऑल पार्लियामेंट में आप जब काम करते हैं तो बहुत सारी बातें होती है ना जिसमें विपक्ष और सरकार साथ आ जाती है, विचारधारा अलग अलग होने के बावजूद भी। तो इसमें भी ये हो सकता था। क्या इसको ऐसे रख सकते हैं कि मतलब विपक्ष को द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवारी पर सवाल है, मतलब वो उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मानते राष्ट्रपति का, तभी आप नहीं चाह रहे? नहीं, ये योग्यता न उनकी योग्यता का सवाल है न मेरी योग्यता का सवाल है। अब तो लड़ाई छिड़ गई है ना, तो लड़ाई जब छिड़ गई है, उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, विपक्ष ने पहले अपना उम्मीदवार घोषित किया, तो लड़ाई छिड़ गई है। तो इसलिए अब उसमें कौन बेहतर है, कौन, अब बेहतरी पर तो नहीं ना होता है, तो बहुत और सारे कंसिडरेशंस हैं। एक चीज़ और है जो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स परसेप्शन की पॉलिटिक्स है। नॉर्मली भी वैसे दुनिया भर में भी चलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अब इसमें हम योग्यता पर ना बात करें, लेकिन एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उतार के कहा कि हम आदिवासी एक उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, आदिवासी भी, महिला भी, और खुशकिस्मती से या जैसे भी आपके राज्य से भी गवर्नर भी रही हैं। लेकिन एक आदिवासी महिला उम्मीदवार को उतार कर उन्होंने क्या एक बड़ा गेम नहीं खेला, ताकि आपके सामने ये सवाल हो कि आप आदिवासी के खिलाफ हैं? देखिए, इसके पहले के जो आज के दिन के जो राष्ट्रपति हैं, 5 साल से राष्ट्रपति हैं, वो अनुसूचित जाति के सदस्य रहे हैं। तो वो 5 साल से राष्ट्रपति रहे, तो क्या अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनका उत्थान हो गया क्या? 5 साल पहले जो स्थिति थी उससे बेहतर स्थिति में है वो आज के दिन? क्या सरकार ने ऐसे बहुत सारे गलत काम नहीं किए जो उनके हक में नहीं जाता है? इसलिए एक व्यक्ति, महिला, आदिवासी, उसको राष्ट्रपति भवन में बैठा देने से आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारे आदिवासी समाज का उत्थान हो जाएगा। और अभी बात पूरी खुली नहीं है, उनका भी रिकॉर्ड देश के सामने है, मेरा भी रिकॉर्ड देश के सामने है, और बातें नहीं, इसमें मैं आपके रिकॉर्ड की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपका रिकॉर्ड सब लोग नहीं, जानते वो हैं। रिकॉर्ड की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इस बात पर जोर दे के हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि वो आदिवासी पॉलिटिक्स को, आपसे पॉलिटिक्स समझना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये प्रश्न ही नहीं है। इसको उल्टे तरीके से सवाल कर रहे हैं कि यदि हम नहीं खड़ा करते, पंडित सो एंड सो को खड़ा कर देते या कोई और अपर कास्ट का या कुछ कर देते, तो फिर आप क्या सवाल करते कि ये लोग, ये पार्टी आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों, इनके को समर्थन नहीं देती या उनको हिस्सेदारी नहीं देती? ये सवाल हो सकता था। ये सवाल तो अभी भी है, ये सवाल हो ही नहीं सकता था, ये सवाल अभी भी है। और फिर मैं उस बात को दोहराऊंगा कि एक व्यक्ति को एक पद पर बैठा देने से पूरे उस समुदाय का कल्याण नहीं होता है। और हमारे सामने जो उम्मीदवार खड़ी हैं सरकारी पक्ष की तरफ से, उनका एक इतिहास रहा है ना,
उस इतिहास को जरा आप रिसर्च कीजिए, उठाकर देख लीजिए स्वयं। हमारे लिए अपने मुंह से उस सब बातों को कहना शोभा नहीं देगा, लेकिन आप उस इतिहास को उठाकर देख लीजिए कि उन्होंने क्या किया अपने समाज को के उत्थान के लिए, और उनके ऊपर, उस समाज के ऊपर जब उड़ीसा में ही अत्याचार हुआ तो उनकी क्या भूमिका रही। एक सवाल बार बार उठता है, क्योंकि यशवंत सिन्हा जी जैसी पर्सनैलिटी ने ये और परेशान करते हैं आप जैसे लोग, कि आपको लेकर लोगों को लगा कि भाई ये यदि बनते राष्ट्रपति या नहीं बनते, लेकिन एक डिबेट आपने कर दी कि एक एक्टिव प्रेसिडेंट, जो आप इशारा कर रहे हैं नहीं कर रहे, एक एक्टिव प्रेसिडेंट होना चाहिए, या एक मैसेज के लिए, पॉलिटिकल परसेप्शन के लिए, या यदि उसको बोले रबर स्टैंप के लिए प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। क्या आप ऐसी इस लड़ाई को देख रहे हैं, या इस देश में आज एक्टिव प्रेसिडेंट की ज़रूरत है? क्योंकि एक्टिव गवर्नर्स ने पहले ही बहुत परेशान कर रखा सर। देखिए, गवर्नर हों चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, उनको संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम करना है ना। जैसे कि राष्ट्रपति और गवर्नर को संविधान के प्रावधानों को नहीं तोड़ना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी नहीं करना चाहिए जी। तरीका क्या होगा? तरीका होगा आपस में बातचीत करना। मैं आपस की उस बातचीत का कायल हूँ कि दोनों के बीच में चर्चा होनी चाहिए। एक्टिव राष्ट्रपति से हमारा ये मतलब नहीं था कभी भी कि वो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करे, नहीं है उसका रोल ये। लेकिन हमारे संविधान में राष्ट्रपति को कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि एक्टिव प्रेसिडेंट, वो जिम्मेदारियों का निर्वहन तो राष्ट्रपति को करना चाहिए ना जी। मैं भी यही कह रहा हूँ कि एक्टिव प्रेसिडेंट का मतलब, मैं कन्फ्रंटेशन नहीं कह रहा, लेकिन एक्टिव प्रेसिडेंट का मतलब मैं जो समझता हूँ, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, कि जो अधिकार उनके पास हैं, क्या वो उन अधिकारों को इस्तेमाल सही समय पर कर सकने की योग्यता रखता है कि नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आज देश का माहौल बिगड़ा हुआ है, हिंसा हो रही है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ा हुआ है। इसमें राष्ट्रपति का कुछ कर्तव्य बनता है। कम से कम उनको प्रधानमंत्री जी से मशविरा करने का, बातचीत करने का तो बनता है अधिकार। ऐसा हुआ कि आपकी जानकारी में है कैसा हो रहा है या हुआ? हमारी जानकारी में है कि इसके बारे में कोई चर्चा कहीं नहीं हुई है, दोनों के बीच में होनी चाहिए थी। एक्टिव राष्ट्रपति से मेरा मतलब यही था कि इस तरह की जब परिस्थितियां देश के सामने आए, जब हम देखें कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तब राष्ट्रपति जी को अपना कर्तव्य समझकर प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। आपकी इस बात को क्या मैं मौजूदा राष्ट्रपति पर टिप्पणी मानूं? मान सकते हैं, मान सकते हैं। गंभीर बात है ना। हाँ, कि पिछले 5 सालों में आप भूल जाइए कि अनुसूचित जात का कितना उत्थान हुआ नहीं हुआ, लेकिन पिछले 5 सालों में संवैधानिक दायित्वों की बात करें, हमने एक खामोश राष्ट्रपति देखा। एक राष्ट्रपति जो वही पढ़ता है जो उसको लिख कर दे दिया जाता है। ये बहुत गंभीर टिप्पणी आप कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं। और हम जानते हैं इस देश में बाबू राजेंद्र प्रसाद जैसे भी राष्ट्रपति हुए हैं, प्रणब मुखर्जी जैसे भी राष्ट्रपति हुए हैं, जो अभी हालिया बात, कलाम साहब जैसे भी रहे हैं जिन्होंने आपके ऑर्डिनेंस को लौटा दिया, दोबारा बात की, ये सब भी है, और फखरुद्दीन अली अहमद साहब भी रहे हैं। तो इसलिए बहुत से राष्ट्रपति रहे हैं जिनके कार्यकलाप के बारे में प्रश्न उठे, बहुत से रहे हैं जिनको बहुत करेक्ट प्रेसिडेंट माना गया, जिन्होंने बिल्कुल संविधान के रूल बुक से काम किया, अपना काम किया। 2 पॉलिटिकल क्वेश्चन है इसमें जुड़े, मतलब पॉलिटिकल सवाल, तो सब कुछ पॉलिटिक्स है। एक ये कि जिस तरह से संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बनाया गया, क्या इस पॉलिटिक्स को मैं ऐसे डीपर तरीके से देखूं कि अपोजिशन में तृणमूल कांग्रेस ने अपने आप का नेतृत्व साबित करने की कोशिश की है, और कांग्रेस जिसे अब तक हम समूचे विपक्ष का एक लीडर पार्टी मानते थे, वो कहीं पीछे हट गई है। देखिए, पहली मीटिंग जो विपक्षी दलों की हुई वो ममता जी ने बुलाई, दूसरी मीटिंग शरद पवार जी ने बुलाई। तो इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहना कि उन्होंने लीडरशिप रोल ले लिया, आगे भी वो कायम रहेगा, मैं समझता हूँ जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई, और ख़ास करके इस दृष्टिकोण से देखें कि उन्होंने एक नाम तय किया।
आगे चल के क्या होगा देश की राजनीति में, ये कितनी दूर तक आगे चलेगा। टीआरएस फॉर इंस्टेंस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, उस बैठक में नहीं थे, लेकिन जब मैं हैदराबाद गया तो तेलंगाना राष्ट्र समिति ने जो स्वागत किया वो अजीब उत्साह का स्वागत था। हालांकि वो नहीं थे उस बैठक में जिसमें मेरे नाम के ऊपर सहमति बनी, लेकिन समर्थन में आए। तो इसलिए आगे चलकर क्या होने वाला है। अब झारखंड सरकार को तो आपने मुश्किल में डाल दिया ना। क्यों? आप उसकी नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ की गवर्नर रही हैं, आदिवासी है, पूरा एक वोट बैंक है आदिवासी का। छत्तीसगढ़ नहीं है? छत्तीसगढ़ भी है। छत्तीसगढ़ में गया और मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में पूरा मुख्यमंत्री के साथ पूरा कैबिनेट, जिस कैबिनेट में अनेक अनुसूचित जनजाति के लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो मौजूद थे। सब लोगों से मुलाकात, उनके सारे विधायकों से मुलाकात हुई। कहीं दूर दूर तक ये बात वहाँ पर नज़र नहीं आई कि भाई हम तो बहुत पेशोपेश में हैं, दुविधा में हैं, हम क्या करें, सामने वो खड़ी हो गई हैं तो हमको क्या करना चाहिए। नहीं, अगर इस तरह पार्टियां काम करेंगी तब तो फिर बिल्कुल अलग होगा। कभी पंडित खड़ा होगा, कभी नहीं, कायस खड़ा होगा। पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एनडीए इसको, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी जो है, मैं इसको दूसरे तरीके, बीजेपी अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं अगले साल में 9 राज्यों में, 10 राज्यों में, उसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आदिवासी बाहुल्य है। पार्लियामेंट्री सीट के हिसाब से भी देखें तो करीब 100 सीटों पर उनका असर है। तो यदि बीजेपी कांग्रेस को, खास तौर से मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, उसे एंटी आदिवासी ब्रांड कर दे, नहीं कर पाएगी ना, नहीं कर पाएगी। बीजेपी ने झारखंड में सरकार क्यों नहीं बना लिया? झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर नहीं बनाया ना। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी और चल रही है आज के दिन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जात पात और इससे ऊपर होता है राजनीति का कंसिडरेशन, विचारधारा का कंसिडरेशन, जो प्रत्यक्ष में देख के आ रहा हूँ। कौन सा ऐसा प्रदेश है इस देश में जहाँ पर कि आदिवासी पॉपुलेशन नहीं है? हर जगह है। मतलब इन राज्यों में ज़्यादा है? नहीं, इन राज्यों में ज़्यादा है और किसी में कम है। हाँ, सब जगह है ही। कुछ 20% है, 25% है, 15% है, फिर भी महत्वपूर्ण है ना। तो इसलिए उसी को मान लेना मानक कि अब इसी पर सब कुछ होगा। अगर ऐसा होता तो छत्तीसगढ़ में वो स्वागत और समर्थन हमको नहीं मिला होता जो देखने को मिला। तेलंगाना में नहीं मिला। से कुछ नुकसान होगा महाराष्ट्र की घटना? महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग उधर चले गए हैं, तो जाहिर है कि नुकसान हुआ है। एक कोई विचारधारा के तौर पर, या जो यशवंत सिन्हा साहब हैं, वो कोई मैसेज देना चाहते हैं कि भाई मैं राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार इसलिए हूँ, और जो भी आपका वोटर है, वोटर मतलब एमएलएज हैं, एमपीज है, वहाँ पर एक स्पेसिफिक ये चीज़ है जिसको आप कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च संवैधानिक पद। और मुझे लगता है कि जितने मतदाता हैं इस चुनाव में, उन सबका ये कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे व्यक्ति को चुनकर वहाँ पर भेजें जो कि अपने पांव पर खड़ा हो। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला इतनी व्यस्तता के बावजूद, और बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आप इस पूरी लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ें। थैंक यू सर।